नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड प्रश्न पत्र, जो कि हमारा है अधिगम का आकलन। और अधिगम के आकलन में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को हम बताए थे, जैसे कि हम पहले पढ़ाए आपको मापन के बाद मूल्यांकन आपको पढ़ाए थे, और मूल्यांकन के बाद हम लोग आकलन के बारे में जाने थे कि आकलन होता क्या है, असेसमेंट होता क्या है। और उस असेसमेंट में हम लोग अर्थ उसके बाद उसकी परिभाषाएं असेसमेंट की हम लोग जान लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा आकलन है वो उस आकलन की विशेषताएं क्या होती हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि आकलन की विशेषताएं क्या होती है। पिछले वीडियो में आपको बताए भी थे कि आकलन की विशेषताएं 4 विशेषताएं 5 विशेषताएं होती हैं, जैसा कि विश्वसनीयता होगी, वैधता होगी, उपयोगिता होगी। तो वही आज हम आपको बताए भी थे। देखिए, इसको तो हम बता सकते थे उसी समय, आपको बोल करके समझा करके बता देते, लेकिन थोड़ा सा आपको कहीं कहीं नोट्स देना जरूरी था, इसलिए आपको बोर्ड पे लिख करके थोड़ा सा विशेषता जरूरी था। वो ज़्यादा काफ़ी लंबा वीडियो हो जा रहा था, इसलिए हमको अलग से वीडियो बनाना पड़ा। तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग विशेषता क्या होती है आकलन की, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसकी उद्देश्य क्या होते हैं आकलन के। उसके बाद इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले आप लोग चैनल पर जितने भी लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं। और वीडियो को पहले तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ताकि आप तो लाभान्वित हो ही, साथ साथ आपके भाई मित्र जो भी हों वो लोग भी लाभान्वित हो सकें। तो आइए देखते हैं कि विशेषताएं इसकी होती क्या है और आकलन की विशेषताएं क्या हैं। तो हम आपको बताए भी हैं कि सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आकलन विश्वसनीय होनी चाहिए। आपकी पहली ही विशेषता आप देखिए यहाँ पे क्या है कि विश्वसनीयता। आकलन हमारी कैसी होनी चाहिए, तो विश्वसनीयता होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। तो विश्वसनीय होनी चाहिए, तो हम आकलन को कैसे कहेंगे कि वो विश्वसनीय होगा। तो आपको नोट्स और थोड़ा सा हम लिख करके भी आपको बताए हैं कि आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए। तो देखिए क्या है, आकलन किसी भी समय या परिस्थिति में किया जाए, किंतु उसका परिणाम सदैव समान होना चाहिए। पॉइंट को आप समझिएगा ध्यान से कि आकलन कैसा होना चाहिए। आकलन किसी भी समय, ऐसा नहीं आकलन आप चाहे पहली बार आप टेस्ट ले रहे हैं तब भी, या किसी कारणवश अगर वो आपका पेपर बिगड़ जाता है, जैसे आप देखते हैं पेपर आउट हो गया, तो पेपर आउट होने के बाद भी आपका अगर फिर दोबारा पेपर अगर लिया जा रहा है, बच्चे का टेस्ट लिया जा रहा है, तो किसी भी समय या परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में लिया जाए, किंतु उसका परिणाम सदैव समान होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप एक बार चाहे टेस्ट लें, चाहे बार बार आप टेस्ट लें, लेकिन अगर आप उसी चैप्टर का टेस्ट ले रहे हैं तो हमेशा वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए उसका परिणाम। कि वो अगर 10 नंबर पा रहा है अगर 100 में से, तो वो 10 नंबर ही पाए। ऐसा ना हो कि पता चले कि कभी 5 नंबर पा रहा है, कभी 100 नंबर पा रहा है, ऐसा नहीं। तो उसका परिणाम सदैव समान होना चाहिए, तभी वह विश्वसनीय कहलाता है। विश्वसनीय सामग्री वही होती है जिसमें एक स्तर के विद्यार्थी पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर देते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप एक दिए, तो हमेशा उस क्वेश्चन का आंसर वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बार बार उसका क्वेश्चन का आंसर बदलता रहे। कुछ क्वेश्चन के आंसर होते हैं जैसे कि आप अभी उसका आंसर कुछ बता देंगे, कहेंगे इसका आंसर ये नहीं, ये होगा। तो ऐसा नहीं, वो एकदम फैक्ट एक्चुअल होना चाहिए कि नहीं इसका आंसर यही होगा तो यही होगा। चाहे उस क्वेश्चन को जितनी बार पूछा जाए, जिस समय पूछा जाए, जिस परिस्थिति में पूछा जाए, हमेशा उसका आंसर एक होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी समय लिया जाए, किसी भी परिस्थिति में किया जाए, किंतु उसका परिणाम सदैव समान होना चाहिए, तभी वह विश्वसनीय कहलाता है। और विश्वसनीय सामग्री वही होनी चाहिए, उस विश्वसनीय परीक्षा में ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो कि एकदम विश्वसनीय हो। ऐसा ना हो कि उस सामग्री को भी हम बदल दें। तो जिसमें एक स्तर के विद्यार्थी पुनः, जिस स्तर का अगर कक्षा 5 का बच्चा है और कक्षा 5 का अगर प्रश्न आप दे रहे हैं, तो उसका आंसर एक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बार बार बदलता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। परीक्षा में लगभग एक समान ही उत्तर दे। अतः शिक्षक किसी भी योग्य का हो, कहने का मतलब कि इसमें अगर शिक्षक भी किसी भी योग्य का हो, अगर वो कॉपी अगर चेक कर रहा हो तो शिक्षक भी किसी भी योग्य का हो, आकलन प्रायः एक ही समान होना चाहिए। कहने का मतलब कि शिक्षक भी अगर कॉपी को चेक कर रहा है तो वो भी उसका आंसर, या बच्चे का जो आकलन जो कर रहा है उसका जो उत्तर जो जांच कर रहा है कॉपी का, तो वो भी एक ही समान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि शिक्षक भी उसका आंसर अभी कभी कुछ बता रहा है, कभी कुछ बता रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शिक्षक द्वारा ही एक आकलन हेतु अलग अलग अंक प्रदान किए जाए, कहने का मतलब कि अगर शिक्षक जो है एक बार पेपर लिया और वही क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर कुछ और बता के उसका आंसर दे दिया, उसका मतलब नंबर दे दिया, पता चला दूसरी बार फिर उसी क्वेश्चन को दिया लेकिन उसी का आंसर कुछ और मान करके उसको आंसर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं विश्वसनीय नहीं कहा जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो विश्वसनीय नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें विश्वसनीयता क्या होती है, आकलन की विश्वसनीयता क्या है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, वैधता। वैधता क्या होती है, वैध क्या होगा, तो वैध आकलन वही होता है
हमारा जो आकलन है वह आकलन वैध तभी कहा जाएगा, तभी माना जाएगा। आकलन वही माना जाता है या वही होता है जो वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों का आकलन करे जिन्हें उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया जाए। कहने का मतलब कि आपका उद्देश्य जो हो वही उद्देश्य वो पालन करे, वही उद्देश्य होना चाहिए। वैध आकलन वही होता है जो वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों का आकलन करे जिसमें उद्देश्यों के लिए उसका निर्माण किया जाए। जिस चीज़ के लिए निर्माण किया जाएगा वही उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बीएड पास करना है, आपको बीएड में पता चले कि आपको 80% नंबर लाना है और आप पता चले कि आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी और, आपका उद्देश्य कुछ और बन गया। बाद में आप एडमिशन लिए हैं, बीएड में पढ़ रहे हैं बीएड, और आपका उद्देश्य कुछ और है। उद्देश्य सही है, आपको शिक्षक बनना है, लेकिन ऐसा ना हो कि अब उसके बाद आप किसी और चीज़, वो अलग की बात है कि आज की नौकरी न मिलने के कारण आप कहीं अलग अलग जगह आप 2-4 जगह फॉर्म डालते हैं, वो अलग चीज़ें हैं कि आपका उद्देश्य है कहीं ना कहीं नौकरी पाना। लेकिन अगर आप बीएड में एडमिशन लिए हैं, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सिर्फ आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आप शिक्षक बनिए। तो यही चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं वो वैध होता है, तो वो किया गया। लेकिन प्रायः शिक्षक ऐसे प्रश्नों को पूछने लगते हैं जो प्रमाणिक नहीं होते हैं। कक्षा में कभी कभी होता क्या है कि जो कि कक्षा 5 का अगर बच्चा है तो वो कक्षा 5 का क्वेश्चन न पूछ करके, वो प्रमाणिक ही नहीं होगा कक्षा 5 के लिए, वो थोड़ा सा अधिक लेवल का वो क्वेश्चन उठा के पूछने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ वैध नहीं होती है। यदि छात्रों में कुछ बिंदुओं को याद करने की शक्ति को जांचना हेतु प्रश्न बनाने होते हैं या बनाना है, तो वह ऐसे प्रश्न बनाएं जो उनके तर्क शक्ति को जांच सके। कहने का मतलब कि अगर बच्चा जिस लेवल का हो, अगर वो 2 में पढ़ रहा हो, अगर कक्षा 8 में पढ़ रहा हो, तो जिस लेवल का या जिस कक्षा का वो बच्चा हो, जैसी उसकी मानसिक शक्ति हो, उसके तर्क करने की क्षमता हो, तो क्वेश्चन प्रश्न जो है ऐसा ही पूछना चाहिए कि वो बच्चा उस पर तर्क कर सके, वह बच्चा उस पर कुछ ना कुछ सोच के बता सके, वो उसके लेवल का हो। ऐसा ना हो कि पता चले कि बहुत ज़्यादा तार्किक क्वेश्चन हो जाए और उसका आंसर ही वो बच्चा ना दे पाए, तो वो चीज़ें वो कहीं ना कहीं उस लेवल के लिए, उस बच्चे के लिए वो प्रश्न वो वैध नहीं माना जाता है। तो आपकी कहीं ना कहीं क्या है, आकलन की वैधता है, तो उसकी वैधता होनी चाहिए। अगला देखिए क्या है, व्यवहारिकता। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा आकलन है, आकलन की विशेषता में इसकी व्यवहारिकता होनी चाहिए। जो आकलन की विशेषता है वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहारिक ज्ञान में होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो व्यवहारिक होना चाहिए। तो देखिए क्या है, आकलन लागत, समय और सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक एवं कुशल होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा आकलन है वह आकलन कहीं ना कहीं लागत हो, कहीं ना कहीं मूल्यवान हो, कहीं ना कहीं समय का उपयोग करे, और सरलता की दृष्टि से वास्तविक, वो सरल भी हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा जटिल हो जाए, और व्यवहारिक एवं कुशल होना चाहिए। कहने का मतलब कि वो हमारे व्यवहार में होना चाहिए। ऐसा ना आकलन हो, ऐसा ना हो जाए कि वो हमारे व्यवहारिक में ही ना हो, हमारे व्यवहार से ही वो ना जुड़ पाए। तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के व्यवहार से जुड़ना चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए और कुशल होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आकलन का कोई तरीका आदर्श हो। कहने का मतलब कि जो आकलन है उसका कई तरीके आदर्श हो, कई तरीकों को वो आदर्श मान रहा हो, कई तरीके से वो व्यवहारिक ज्ञान करा रहे हो, लेकिन आदर्श हो, किंतु उसे व्यवहार में न लाया जा सके। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको कि हम व्यवहार में नहीं ला सकते हैं। वो आदर्श तो होगा, वो वैध तो माना जाएगा, वो एकदम आपके आदर्श गुणों पे वो चलेगा वो चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको व्यवहार ज्ञान में अपने या फिर व्यवहार में अपने हम नहीं ला सकते हैं, नहीं उतार सकते, कुछ ना कुछ उसके मजबूरियां होती हैं। तो कहने का मतलब वही चीज़ें हैं कि व्यवहार में न लाया जा सके, ऐसे तरीके को भी नहीं अपनाना चाहिए। ऐसा ना हम अपना लें कि हमारे व्यवहार में वो न लाया जा सके और उसी को हम मान लें कि नहीं यही आकलन हमारा सत्य है, यही आकलन हमारा व्यवहारिक है। ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी होते हैं उन विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों को एक साथ प्रयोग के स्थान पर अलग अलग प्रयोग देना सुविधाजनक एवं व्यवहारिक है। कहने का मतलब समझिए कि जो विद्यार्थी होते हैं, आपस में मान लीजिए कक्षा में काफ़ी विद्यार्थी हैं और उन काफ़ी विद्यार्थियों को हम क्या करते हैं, प्रयोग के माध्यम से उनको हम परीक्षाएं लेते हैं, उनको प्रयोगात्मक परीक्षाएं उनको हम लेते हैं, मतलब उनका हम लेने का प्रयास करते हैं। और उस प्रयोगात्मक परीक्षाओं में सभी जो विद्यार्थी होते हैं उन सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रयोग के स्थान पर अलग अलग प्रयोग देना अधिक सुविधाजनक एवं व्यवहारिक है। कहने का मतलब कि अलग अलग प्रयोग अगर हर एक बच्चे को दे तो वो काफ़ी सुविधाजनक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा करने से होगा क्या कि जब अलग अलग जब हम व्यवहारिक उनको अलग अलग जब हम प्रयोग जब देंगे करने के लिए, तो वो सभी बच्चे अलग अलग प्रयोग करेंगे, और अलग अलग जब प्रयोग जब करेंगे व्यवहारिक होगा, तो क्योंकि सबसे
मतलब जो उसमें जो सबसे जो होगा वो एक ही प्रयोग करवाने हेतु एक प्रकार के अनेक यंत्र उपलब्ध हो जाएंगे। कहने का मतलब ये समझिए कि अगर आप एक चीज़ का प्रयोग कराएंगे तो कहीं ना कहीं सभी बच्चे मिल करके एक ही यंत्र को खोज पाएंगे, लेकिन आप हर एक बच्चे को क्लास में अगर मान लीजिए 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों को अलग अलग प्रयोग 20 प्रयोग देंगे आप करने के लिए, तो 20 बच्चा 20 प्रयोग मतलब 20 यंत्र तैयार करेगा। तो ये कहीं ना कहीं कभी कभी होता क्या है कि संभव नहीं हो पाता है कि 20 बच्चे 20 यंत्र तैयार ही कर लें। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि 20 बच्चे अगर हैं तो 20 बच्चे कुशाग्र बुद्धि के ही हैं और 20 के 20 बच्चे क्या करें, यंत्र अपना तैयार ही कर लें। इसलिए कहा क्या जाता है कि 20 बच्चों को कोई एक प्रयोग देना चाहिए कक्षा में, जिससे कि होगा क्या कि वो सभी लोग एक व्यवहार के हो जाएंगे, एक व्यवहारिकता अपना सोचेंगे, एक ही टॉपिक पे एक ही प्रयोग वो करने के लिए सक्षम रहेंगे जिससे कि होगा क्या कि वो जो भी आपका प्रयोग रहेगा वो सिर्फ एक ही यंत्र बना सकेंगे और एक यंत्र को अच्छे से बना सकेंगे, कम समय में बना सकेंगे, उसमें व्यवहारिक ज्ञान उसमें आ सकेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होनी चाहिए, तो व्यवहारिकता हमारी कहीं ना कहीं वहाँ पे होना बहुत ही आवश्यक हो जाती है। तो आगे देखिए क्या है इसकी विशेषता, आकलन की उपयोगिता, कि हमें कहीं ना कहीं आकलन ऐसा होना चाहिए कि वो हमें उपयोगी हो, ऐसा ना हो कि अनुपयोगी हो। पता चले कि हम आकलन अपना कर रहे हैं, बच्चों का आकलन हम कर रहे हैं और वो बच्चों के लिए उपयोगी ही ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आकलन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी भी होनी चाहिए, कि जो आकलन है वो विद्यार्थी ऐसा आकलन होना चाहिए कि जो विद्यार्थियों के लिए क्या हो, उपयोगी हो। आकलन से प्राप्त परिणामों को छात्र को बता देना चाहिए। जो आकलन से जो प्राप्त जो परिणाम होते हैं, जैसे आप आकलन कब आप करते हैं, आप परीक्षा लिए और उस परीक्षा में लेने से पहले ही आप आकलन करते हैं, बच्चों का पृष्ठपोषण देते हैं, तो उस पृष्ठपोषण जो हो लेते हैं मतलब आप लेते हैं, तो उस पृष्ठपोषण में जो बच्चों में कमियां आपको समझ में आती है कि आप बच्चे ये चीज़ें तैयार कर लें, तो उस बच्चों को बताना चाहिए कहीं ना कहीं। तो देखिए वही चीज़ है कि आकलन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी भी होनी चाहिए। आकलन से प्राप्त परिणामों को छात्र को बता देना चाहिए, जिससे वो उन कमियों को सुधार कर सके। आकलन द्वारा ही यह पता लगाया जा सकता है कि किस दिशा में सुधार करना है। यह सुधार पठन सामग्री में, अध्यापन विधि में आदि में हो सकता है। ये सबका एक ही सार आप समझ के लिए क्या है कि आप कहीं न कहीं, आपको हम पहले जब अर्थ और परिभाषाएं जो आपको बताए थे उस अर्थ में बहुत अच्छे समझाए थे आपको कि आकलन आपको कहीं न कहीं लास्ट जो आपका मूल्यांकन होता है उससे पहले की क्रिया है, और उससे पहले जब आकलन जब किया जाता है तो उस आकलन में अभी जो कुछ भी आप में कमियां हैं, जिस भी दिशा में आपकी कमियां हैं, उसको एक शिक्षक आपको बताने का प्रयास करता है, वही आपको पुनर्बलन देता है, वही आपको पृष्ठपोषण का काम करता है और आपको बताता है कि बच्चा देखिए आपको इस दिशा में आप में कमी है, इसमें आप सुधार कर लिए, इसलिए ये क्वेश्चन आप में अभी आप तैयार कर लिए, शायद यही क्वेश्चन पेपर में पूछ ले, या आप में ये ज्ञान अभी नहीं है, ये इसी चीज़ों को आप टॉपिक को तैयार कर लीजिए जो कि आपका पेपर में कहीं न कहीं लाभपूर्ण होगा। तो ये कहीं न कहीं आकलन जो है वो मूल्यांकन से पहले की प्रक्रिया है, और इस आकलन में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की कमियों को, जो विद्यार्थी होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो अध्यापक विद्यार्थियों में जो कुछ भी कमी होती है उन कमियों को जांचते हैं, उनको जानते हैं कि इन विद्यार्थियों में क्या क्या कमी है, उसको जांच लेते हैं, परख लेते हैं, तो उससे वो करते क्या हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। कहीं ना कहीं आप मूल्यांकन पेपर देने जा रहे हैं, उससे पहले अगर कोई आपका टेस्ट लेकर के आपको अगर आकलन आपका कर दे कि नहीं हाँ बच्चा ये आप में कमी है, इसी चीज़ों को अगर आप सुधार लीजिए तो आप बहुत अच्छा, जैसे आप इंटरव्यू में अधिकतर ये चीज़ें आपको आता है कि इंटरव्यू जब भी आप देने जाते हैं तो उससे पहले आपको 2-3 बार इंटरव्यू आपको पहले ही आपके टीचर जो आपके इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वो आपको करा देते हैं, और इसका लाभ क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो अपने आप को सीख लेता है, अपने आप को उस कमियों को सुधार कर लेता है, अपने व्यवहारिक ज्ञान को बदलने का प्रयास करता है, और इससे होता क्या है कि इंटरव्यू में जाकर के बहुत ज़्यादा वो अच्छा कर पाता है। तो ये कहीं ना कहीं आकलन और आकलन की जो विशेषताएं थी आपको हम बता दिए। इस आकलन की विशेषता को, इसको पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ में आ गया होगा। एक बार कहीं ना कहीं जो कुछ भी अगर आपको कमी रह गई होगी तो उसको आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप अगर कमेंट के माध्यम से समझाने का अगर प्रयास होगा तो हम आपको कमेंट के ही माध्यम से आपको समझा देंगे। तो एक बार इसका आप पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं, जो आकलन है आकलन का उद्देश्य क्या होता है। आइए देखते हैं। तो देखिए जो आकलन है, असेसमेंट जो है, इस असेसमेंट में हम लोग इसके
विशेषता को जाने और विशेषता के बाद अब हम लोग क्या जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए जो अधिगम का जो क्या नाम है जो आकलन जो है असेसमेंट जो है, इस असेसमेंट जो है आकलन को, इसमें इसके उद्देश्य क्या होंगे, तो बच्चों के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, या शिक्षक जो है शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चे को किस तरह से लाभान्वित कर सके, किस तरह से बच्चा उस चीज़ के लिए उपयोगी हो। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, तो अलग अलग पॉइंट के माध्यम से हम आपको फिर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बार बार हम आपको करें कि आपको नोट्स देते हम चल रहे हैं, तो इस नोट्स का आप कहीं ना कहीं मिसयूज मत करिएगा, उसका आप यूज करिए, उसको आप कॉपी पे उतारिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप लिख करके नोट्स अपने कॉपी पे अच्छे से लिखिए, ताकि वो हमेशा आपके लिए लाभकारी होगा। तो आगे देखिए क्या है, आपको देखिए 3-4 पॉइंट के माध्यम से समझाएं। क्या है, बच्चों के संदर्भ में कि उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चों के संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में कि परिवार के संदर्भ में उद्देश्य क्या होना चाहिए, छोटे बच्चों के कार्यक्रम निर्धारण करने हेतु उद्देश्य क्या होने चाहिए, छोटे बच्चे के अध्यापक हेतु क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो देखिए वही चीज़ है, इसमें बच्चों के संदर्भ में पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चा क्या जानते हैं। जब भी आप कक्ष में जाएंगे तो आप सबसे पहले आकलन क्या करेंगे कि बच्चा क्या क्या चीज़ें जानता है। अब यही तो जानने का प्रयास करते हैं, तो उस चीज़ को कैसे आप जानने का प्रयास करते हैं। हो सकता है आप 2-4 क्वेश्चन के माध्यम से 2-4 क्वेश्चन आप बच्चे से पूछते हैं, पूरे क्लास का बच्चा आपको बताता है, जब जिस तरह से उस आंसर अगर दे देते हैं 2-4-5 बच्चे, अगर 1-2 बच्चे देते हैं तो ये लगता है कि नहीं काफ़ी बच्चों को जानकारी नहीं है, शायद 1-2 बच्चे अपना कहीं अलग जगह से अपना सीखे होंगे या जानते होंगे, या फिर वो भी स्पष्ट नहीं है, या काफ़ी बच्चे अगर उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पूरा बच्चा ये चीज़ें आपका जानता है, ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा बच्चा लगभग जानता है। तो वही चीज़ें हैं, बच्चे क्या जानते हैं इसको हम जानने का प्रयास करेंगे, ये आपका उद्देश्य होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, बच्चों की आवश्यकताएं क्या है, आप ये जानने का प्रयास करेंगे, ये आपका उद्देश्य होगा कि बच्चों की आवश्यकताएं क्या हैं, बच्चे क्या क्या चीज़ें उनकी आवश्यकता है वो क्या जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, उनका उचित स्थान निर्धारण करने में, कि उन बच्चों का जो स्थान है वो क्या निर्धारण करने में भी हम कहीं ना कहीं आकलन का प्रयोग हम करते हैं, कि कहीं ना कहीं वो बच्चा प्रथम स्थान में जा सकता है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को अनुमान लगाते हैं ना कि ये बच्चा लग रहा है कि कक्षा का सबसे तेज बच्चा है, ये बच्चा थोड़ा सा मंद बच्चा है, ये बच्चा थोड़ा सा मध्यम वर्ग का बच्चा है, तो कहीं ना कहीं आप उसका निर्धारण भी करते हैं उनके स्थानों का। तो वही चीज़ें हैं कि उन बच्चों का उचित स्थान निर्धारण करने में भी कहीं ना कहीं हमें आकलन के उद्देश्य निर्धारण करने होते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का चयन करने में, कि बच्चे क्या क्या चीज़ें जानते हैं, बच्चों को क्या क्या चीज़ें आता है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी आवश्यकताओं को जान करके उनके पाठ्यक्रम का हम क्या करते हैं, चयन करते हैं कि इनके इस क्लास का बच्चा है या इस लेवल का बच्चा है, तो इनका क्या करेंगे हम इस लेवल तक का ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कक्षा 2 का बच्चा है और कक्षा 5 का उनको हम पाठ्यक्रम दे दें या कक्षा 3 का पाठ्यक्रम दे दें, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं नहीं सीख पाएगा, उसके तर्क करने की क्षमता उसकी जो होगी वो कहीं ना कहीं वहाँ पे कम पड़ जाएगी और वो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो यही चीज़ें हैं कि बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का चयन करने में। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि परिवार के संदर्भ में, कि परिवार के संदर्भ में आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो अगला पॉइंट इसमें भी देखिए 2-3 पॉइंट के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं। पहला ही पॉइंट देखिए क्या है कि माता पिता को बच्चों की प्रगति एवं अधिगम के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, कहने का मतलब यहाँ पे समझिए कि जो माता पिता होंगे, जो उनके परिवार के जो उनके समझ लीजिए कि गार्जियन हैं या जो उनके सर्वश्रेष्ठ हैं, तो माता पिता को बच्चों की प्रगति, जो माता पिता होंगे वो बच्चों की प्रगति के लिए एवं अधिगम उन बच्चों को सिखाने के लिए, उनके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहीं न कहीं माता पिता की भी बहुत ज़्यादा भूमिका हो जाती है कि बच्चे को जाने वो कि वो बच्चा क्या जानना चाहता है, वो बच्चा क्या क्या चीज़ें जानता है। कहीं ना कहीं देखिए स्कूल में होता क्या है कि बच्चा तो 5-6 घंटे बस स्कूल में रहता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय तो वो घर पे ही रहता है। तो कहीं ना कहीं माता पिता की ये सबसे ज़्यादा उनका जिम्मेदारी हो जाता है कि वो बच्चा क्या चीज़ जानना चाहता है, वो बच्चा क्या सीखना चाहता है, या वो बच्चा अपनी रुचि कहाँ लगाना चाहता है, वो क्या चीज़ें वो जानने का प्रयास कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि माता पिता को बच्चों की प्रगति, कि जो बच्चा है वो कहाँ प्रगति अपना करना चाह रहा है, वो कहाँ वो प्रगतिशील है, उसको एवं अधिगम क्या सीखना चाहता है, इनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, करना चाहिए उनके करने के लिए। वही चीज़ है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि घर की गतिविधियों एवं अनुभवों से, वो घर में कैसा गतिविधि कैसा अनुभव कर रहा है, उनके अनुभवों से संबंधित स्कूलों की गतिविधियों को जानने के लिए, कि वो स्कूल में क्या गतिविधि करेगा,
उसको जानने के लिए, या स्कूल में जो गतिविधि कर रहा है उस अनुसार घर पे क्या गतिविधि करेगा उसको जानने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इनके उद्देश्य होने चाहिए। तो परिवार के संदर्भ में ये उद्देश्य आपके थे। अगला देखिए क्या है कि छोटे बच्चों के कार्यक्रम निर्धारण करने हेतु, जो छोटा बच्चा है उन छोटे बच्चों के जो भी कार्यक्रम हैं उनको निर्धारण करने हेतु, तो छोटे बच्चों के कार्यक्रम को निर्धारण करने हेतु क्या क्या होना चाहिए, तो बच्चों के लिए कौन से कार्यक्रम उपयुक्त हैं ये भी ध्यान देना चाहिए। कि पता चला कोई बच्चा डांस में अपने आप को बहुत ज़्यादा रुचि ले रहा है, कोई संगीत में रुचि ले रहा है, कोई पता चल रहा है कि अपना खेल कूद में रुचि ले रहा है, तो उन बच्चों की रुचियां कहाँ हैं, वो किस कार्यक्रम में वो उपयुक्त हैं, किस कार्यक्रम के लिए वो अपने आप को ये उनको हो रहा है कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं, तो वो भी जानना जरूरी होता है। तो बच्चों के लिए कौन से कार्यक्रम उपयुक्त हैं और कौन से नहीं, इनकी रणनीति बनाने हेतु ये भी एक किसकी भूमिका होती है, कहीं ना कहीं उनके क्या नाम है स्कूल के जो होते हैं, या तो स्कूल की जिम्मेदारी होती है या तो उनके माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है कि हमारा बच्चा किस चीज़ में कौन सा कार्यक्रम है जिसमें वो बच्चा भाग लेने के लिए तैयार है, या उसके लिए वो सहज है, सरल है, और कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें वो नहीं ले सकता है। पता चला कुछ बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो वो क्या करते हैं, वो खेलकूद में अपने आप को बनाते हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं माता पिता उसको जान पाते हैं, वो माता पिता और स्कूल के जो शिक्षक होते हैं, अध्यापक होते हैं, वही उनको जान पाते हैं बच्चे को कि ये बच्चा किस जगह पे जाने का प्रयास कर रहा है, उनका क्या कार्यक्रम उनका होना चाहिए। तो वही चीज़ें आपका यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से हम लिख करके बताएं आपको। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि निर्धारित कार्यक्रम किस सीमा तक बच्चों के लिए लाभकारी है। कहीं ना कहीं कि जो निर्धारित जो कार्यक्रम जो निर्धारित जो किया गया है कार्यक्रम, वो कार्यक्रम किस सीमा तक बच्चों के लिए लाभकारी है, कि उस कार्यक्रम को कराने से बच्चे के लिए लाभ होगा कि नहीं होगा। कहीं ना कहीं खेलकूद भी कराया जाता है तो उससे भी बच्चे को लाभ होता है, उसके मानसिक शक्ति का विकास होता है, उससे शारीरिक शक्ति का विकास होता है, कहीं ना कहीं उस बच्चे के विकास होते हैं। पढ़ाई अगर बच्चा अगर कर रहा है तो उससे भी बच्चे का विकास होता है, कहीं ना कहीं बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। तो ये चीज़ हो गई। आगे आपको देखिए क्या है कि छोटे बच्चे के अध्यापक हेतु, जो छोटे बच्चे होंगे उनमें अध्यापक के क्या उद्देश्य होगा, अध्यापक क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो वो चीजें देखिए क्या है कि बच्चों के कौशल योग्यता, कि उस बच्चे का क्या कौशल है। जो भी शिक्षक पढ़ाएगा तो वो शिक्षक किस किस कौशलों के माध्यम से बच्चे को समझाने का प्रयास करेगा, उस कौशल की योग्यता है कि नहीं है उस अध्यापक के लिए। तो बच्चों के कौशल योग्यता एवं आवश्यकताओं की पहचान करने में, कि उस बच्चों को वो पहचान करेगा कि उस बच्चे में कौन कौन से कौशलों का विकास हुआ है, वो बच्चा क्या क्या चीज़ें जानता है, क्या क्या नहीं जानता, ये कौन जान पाएगा, एक अध्यापक ही तो जान पाएगा। और वो अध्यापक अपने कौशलों के माध्यम से उनको जान पाता है, अलग अलग कौशलों के माध्यम से वो बच्चे को जान पाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि शिक्षण सामग्री के चयन के लिए नई कक्षा की व्यवस्था, मतलब नई कक्षा की व्यवस्था बनाने में, कहने का मतलब कि अगर बच्चा कक्षा 2 में है, 2 में के बाद अगर वो बच्चा 3 में जाता है तो उस 3 में जाने के लिए हम कौन कौन से शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, और उनके लिए नई कक्षा में व्यवस्था अगर वो जा रहे हैं तो उस कक्षा में कौन कौन से हम व्यवस्था करें जिससे बच्चा वो सीख सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानने में, कि उस बच्चे में क्या क्या चीज़ें उसकी व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं, उस व्यक्तिगत आवश्यकताओं को हम जानने के लिए भी एक कहीं ना कहीं अध्यापक की भी भूमिका होती है। वो अध्यापक ही अपने कौशलों के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से उस बच्चे को सीख पाता है, उस बच्चे को जान पाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि अधिगम गतिविधियों को कैसे लागू किया जाए, कि जो सीखने की जो गतिविधियां हैं उनको कैसे लागू किया जाए। तो अधिगम गतिविधियों को कैसे लागू किया जाए, कि उस बच्चे को सीखने के लिए कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां होंगी जिसको कि हम लागू कर दें, जिससे कि बच्चा उस चीज़ को, उस गतिविधि पे वो चले या उसी चीज़ पे वो चले, ताकि वो उससे लाभान्वित हो सके। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग आज जाने अधिगम असेसमेंट। देखिए आज आपको हम बता दे रहे हैं कि जो अधिगम जो था, अधिगम नहीं, आकलन, जो आकलन जो है, असेसमेंट जो है, उस असेसमेंट में हम इसके पहले वीडियो में आप लोगों को इसके पहले आप जाएंगे तो एक वीडियो प्लेलिस्ट में आप खोजिएगा, तो पहले वीडियो में आपको कहीं ना कहीं अधिगम क्या होता है, अर्थ, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, और आज के वीडियो में हम लोग जाने कि अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं और अधिगम का उद्देश्य क्या होता है। आज हम लोग जो क्या नाम है, बार बार अधिगम कहा जा रहा है, वो अधिगम न कह के आकलन है। तो आकलन की विशेषताएं क्या होती है और आकलन की उद्देश्य क्या होते हैं। तो हम लोग आज आकलन को कहीं ना कहीं समाप्त कर लिए हैं। तो इस चीज़ को आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट आप लीजिए, और जो कुछ भी आपको न समझ में आया हो उसको आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट पहले आप लीजिए।
तो आज हम लोग जो आकलन जो है इसको हम लोग जान लिए। तो आकलन आज हम लोग ख़त्म कर लिए। इसके बाद अगला टॉपिक जो भी होगा उसको हम लोग जानेंगे। तो आप लोग चैनल में पहले जो भी लोग हों, अगर नए लोग हों तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लिया करिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबा लिया करिए और वीडियो को पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। और आपका कहीं ना कहीं ये सेकेंड सेमेस्टर जो आपका है, जो सेकेंड सेमेस्टर का आपका कहीं ना कहीं पेपर से पहले आपको सिलेबस ख़त्म करा दिया जाएगा। तो आप वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।